भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें थीम दी गई है कि 21वीं सदी में भारत आत्मनिर्भर भी बने और विश्व का मार्गदर्शन भी करे। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको आधार रखते हुए इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्रिपरिषद के सहयोगी, हमारे साथी डॉक्टर सुभाष सरकार जी, जो मूलतः बंगाल से आते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। इनकी एक मानवीय घटना है जो मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, मुझे सुना नहीं है। ये डॉक्टर हैं और एक बार वो घटना बाद में ही सुनाऊंगा मैं आपसे। ऐसे हमारे डॉक्टर सुभाष सरकार जी। पूनिया जी आप बताना भूल जाऊं तो। अच्छी घटना है। मैं इनके साथ टूर में था। रेलवे स्टेशन की घटना है, इसलिए अपन ग्रामीण लोगों के लिए ठीक लगती है और मानवीय भी है। श्री मुकुल कांतिकर जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है भारतीय शिक्षा मंडल से, हमारे अभी जिन्होंने ज्ञान चक्षु खोले, मातृशक्ति का रूप ही है डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं आप और राज्यसभा में सांसद हैं। बाकी मैंने अभी बनारस में इनका एक नाट्य देखा तो कोई कागज नहीं इनके पास। नाट्य भी इन्हीं का ही था, यही थे, कोई कागज नहीं। रामचरितमानस जैसे कोई धारा प्रवाह इनको याद है। श्री राम कथा पे एक नाट्य था। ये नृत्य भी कर रही थी, गा भी रही थी और चौपाइयां भी पढ़ रही थी। तीनों काम एक साथ, इस उम्र में भी। बहुत प्रभावित किया। क्या हुआ? उम्र पूछ रहे हो क्या? नहीं, मैं बता देता हूं। इन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए कोई ऐसा नहीं, आप बताना चाहो तो बता दो। मैं वाकई हतप्रभ था कि इस उम्र में नृत्य, और वो प्रोग्राम कितने का था जी? 1.5 घंटे का। कोई पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था मां मुझे नहीं लगता कि वो संगीत नाटक अकादमी से था तो रही होगी। नृत्य, गाना, गा करके सुनाना और नाट्य एक ही व्यक्ति और 1.5 घंटे तक करे तो आप देख लिए स्वर से जो साधना है वो शरीर से स्वस्थ रहने से आती है। ये इनका ज्ञान मैंने बनारस में देखा। यही भाव था ना अभी इनके भाषण का, यही भाव था। हमारे प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जहां बैठे हैं, आप उनके चेयरमैन हैं और उनके वाइस चेयरमैन भी बैठे हैं। हमारे पूनिया जी, हमारे एमपी पूनिया जी हमारे मित्र हैं, मेरे क्षेत्र से ही आते हैं, नजदीक के क्षेत्र से, श्री गंगानगर से। हमारे प्रोफेसर कपिल कपूर साहब, चेयरमैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। प्रोफेसर गीता सिंह जी आप बैठे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। ऋचा चोपड़ा जी इधर आप संचालन कर रहे हैं, मिले मुझे 2-3 दिन पहले, काफी प्रभावित किया आपके वक्तव्य ने मुझे। और डॉक्टर अनुराधा चौधरी, दोनों आप संचालन भी कर रहे हैं। देखिए, मेरी इच्छा लंबा भाषण देने की नहीं है, लेकिन आज एक तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। भारत सरकार ने एक दिवस घोषित किया है, भारतीय आदिवासी गौरव दिवस। वो कला संस्कृति के भी प्रतीक हैं। आदिवासी समाज ने हमारे जंगल को भी बचाया, हमारी प्रकृति को भी बचाया, प्रकृति के साथ हमें जीना भी सिखाया। ऐसे आदिवासी समाज के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने भारतीय आदिवासी गौरव दिवस की, जो 15 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगा, आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान, हम प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस मंच से भी मैं
एक विषय आया, मैं एकदम बहुत गांव का आदमी हूं, तो ग्रामीण क्षेत्र की चीजें ही ज्यादा आपको कहूंगा, वहां भी ज्ञान बहुत है जी। अभी आपने कहा स्वर भी एक साधना है, सोनल मान सिंह जी ने। स्वर अगर कर्कश निकले तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स आपका डाउन हो सकता है। स्वर अगर आपका ठीक नहीं निकले तो उसी पे ही, मेरे ख्याल में कबीर ने ही कहा है, और किसी का हो तो पुनिया जी आप बता देना, कितना सरल शब्दों में समझा दिया कि कागा मतलब ये कौवा और एक कोयल एक ही रंग के होते हैं जी, लेकिन एक हमको पसंद है और एक हमको ना पसंद है या नहीं है? गीता जी ताली बजा रहे हैं, आप पसंद है ना? क्यों? तो कबीरदास जी को किसी ने पूछा ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कागा किसका मन हरे और कोयल किसको देत, एक जिब्या के कारण जग अपना कर लेत। तो आज के इस प्रोग्राम से यह ज्ञान तो हम सीख ही सकते हैं कि हम मीठा बोलें, जिससे हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में। यह हमारी ज्ञान की परंपरा थी जो हमने छोड़ दी। एक विषय आया, अभी आया, उनसे पहले बालों ने जो बोला मैं ले लूंगा सुभाष सरकार जी से, कि इंडिया दैट इज भारत, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है ना पुनिया जी? सही है ना? ये संविधान सभा में बहस होकर के लिखा, इंडिया दैट इज भारत। हमारे संविधान सभा में उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि भारत दैट इज इंडिया लिखा जाना चाहिए। ये हमारी बहस में है। मैं पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर के नाते मैं इस चीज को जानता हूं कि कामत साहब का ही प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव गिरा दिया गया क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले उस समय थोड़े ज्यादा थे, और संविधान में आया इंडिया दैट इज भारत, जबकि कुछ लोग चाहते थे भारत दैट इज इंडिया आना चाहिए, क्योंकि जो भारत में ज्ञान झलकता है वो और किसी शब्द में नहीं झलकता। भारत भूमि ऐसे करके जो ज्ञान झलकता है, जिसका जिक्र कभी शंकराचार्य जी ने किया, कभी स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया। तो ये विषय आज कुछ यहां आए थे, तो मैं, आपने कहा कि कला महत्वपूर्ण है, इसमें क्या है? हम अगर भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वो क्यों सर्वश्रेष्ठ थे, कि वो 16 कला निपुण थे, ऐसे ही कहते हैं ना गांव में पुनिया जी। तो कला महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज इस अवसर पर जो हमारे ज्ञान ग्रहण करने की जो परंपरा थी वो हमसे छूटी क्यों, उस पर थोड़ा जिक्र करते हुए मेरी बात को आगे बढ़ा करके वाणी को विराम दूंगा। मुझे बताया गया कि ये टीओटी टाइप प्रोग्राम है, यहां कुछ लोग जुड़े हुए हैं फिजिकली, लेकिन वर्चुअली बहुत लोग जुड़े हुए हैं। क्यों रिचा जी? यही है। और जो ज्ञान ग्रहण करने वाले हैं या ज्ञान देने वाले हैं वो सब लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा ही है। हमारे यहां ज्ञान ग्रहण करने की परंपरा मां, हमारे पिताजी और हमारे गुरु से ये हम ग्रहण करते थे। जब हमने इन तीनों से थोड़ी दूरी बना ली या इनके संपर्क में कम रहने लगे, हमारा ज्ञान भी कमजोर हो गया। और ये इसका जिक्र एक बार स्वामी विवेकानंद ने ऐसे किया कि मैं जिससे जन्मा वो मेरी मां है, ऐसा नहीं, मात्र भाव मात्र शक्ति के प्रति रखें, ये सारी मात्र शक्ति मेरी मां है, ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते? तो हमने ज्ञान दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या दिया कि भारत हमारी माता है। ये ज्ञान दिया कि नहीं दिया? दिया या नहीं दिया?
तभी हम बोलते थे वंदे मातरम, हम इससे दूर हो गए तो ज्ञान भी हमसे दूर हो गए। अब एक मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। हम बहुत लोग कहते हैं चंदा मामा, कहते हो कि नहीं कहते हो? सब कहते हैं ना। लेकिन अगर हम बच्चों से पूछें, यहां बैठे कुछ बता सकते हैं कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, चंद्रमा भी एक ग्रह है, फिर हम चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? ये हम पूछें आज के बच्चों को तो कुछ ऐसे ही कह देंगे, नहीं वो ऐसे ही कोई लिख दिया होगा, धर्म में लिख दिया होगा, ऐसे ही कोई ऐसे ही कहते होंगे। मैं एक बार मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में गया, विषय चला योग का, ये भारतीय ज्ञान है। तो उन्होंने कहा चूंकि आप सूर्य नमस्कार करते हो इसलिए हम चंद्रमा को ज्यादा जानते हैं, ज्यादा मानते हैं। और अच्छी गैदरिंग थी, ऐसा नहीं है कि गैदरिंग इंडियन डायस्पोरा भी था। वहां मैंने एक प्रश्न किया कि चलो ये बताइए, आप कहते हो हम चंद्रमा को ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमारे यहां तो हम चंदा मामा कहते हैं चंद्रमा को, लेकिन हम चंद्रमा को चंदा मामा क्यों कहते हैं? जब वहां पूछा तो उनको भी किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों कहा चंदा मामा? वो इसलिए कहा कि यहां एक मात्र शक्ति का रूप आता है। कोई महिला शादी होकर के किसी घर में जाए ससुराल में, तो उसके ससुराल में पति भी नजदीक है, सास ससुर भी नजदीक है, संबंध अच्छे रहते ही हैं, देवर भी नजदीक है, जेठ भी नजदीक है, जेठानी भी नजदीक है, सब नजदीक हैं। लेकिन उस घर के अलावा जो उसके ससुराल का घर है, उस घर के अलावा सबसे नजदीक कोई प्राणी है तो वो भाई होता है। ये सही है कि नहीं है? सबसे नजदीक का प्राणी भाई होता है। हमने हमारे ऋषियों के अनुसार कहा कि पृथ्वी हमारी मां है। ग्रह होते हुए भी कहा हमने कि पृथ्वी हमारी मां है। तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हुआ? वो चंद्रमा हुआ। इसलिए पृथ्वी हमारी मां है, इसलिए चंद्रमा हमारा मामा है। कैसे, क्या कहा पुनिया जी आपने? अब ये ज्ञान कहां का था साहब? ये कोई वेस्टर्न से आया था क्या? ये ज्ञान किसी यूरोपियन फिलोसोफर ने दिया था क्या? ये हमारी ज्ञान परंपरा थी जिससे हम सीखते थे, जानते थे। ठीक कहा सुभाष सरकार साहब ने कि कोई किसी ने ध्यान किया या किसी ने आंखें बंद करी उससे ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं है। उससे भी ज्ञान आता है, लेकिन हमारे रिसर्च के आधारित ज्ञान था जो हम भूलते गए, क्योंकि ये तो हिंदुत्व वाला ज्ञान है। ओहो, वो भारत माता, नो नो नो, क्यों, क्या है भारत माता क्यों कहें, वंदे मातरम क्यों कहें? अरे क्या, ये हमारा ज्ञान था जी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इस ज्ञान को जिक्र किया अपनी बुक में। क्या, क्यों आप आगे तो कितना थोड़ा ही बोलना है, और बोलना है? अच्छा, कितना बोलना है बोलना, फिर ठीक है, फिर ठीक। मैंने देखा कोई थोड़ा ही बोलना हो तो अपन वो उसी से समाप्त कर देते, अपना क्या। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आपको सबको पता है कि एक बार एग्जाम दिया था उन्होंने पायलट का, और वो सफल नहीं हुए उसमें। देहरादून थे, वहां कोई इंस्टीट्यूट है, रामेश्वरम से आए थे, बाद में पैसे भी पास में नहीं थे, तो देहरादून से ऋषिकेश किसी ने कहा कि वहां एक आश्रम है जहां फ्री ठहर सकते हो आप। तो वहां जा रहे थे पैदल, रास्ते में नदी, और उनको लगा कि मैं जाऊंगा, कितनी दूर है, निराशा के भाव आए। ये अपनी बुक में लिखा उन्होंने, निराशा के भाव आए।
तो वहां एक साधु उनको मिलता है और वो जोर से आवाज लगाता है, यंग बॉय। तो वो कहते हैं ये अंग्रेजी बोलने वाला यहां कौन आ गया। अनिल सहस्त्रबुद्धे जैसे दाढ़ी वगैरह रखी हुई थी, ऐसे साधु वेश में ऐसे लोग रहते हैं। ये भी संत टाइप ही आदमी है अनिल जी। आपके चेयरमैन, यू आर लकी इन दैट वे। ताली बजा के धन्यवाद दे सकते हो आप। और पूछा क्या ऐसे भाव आपके मन में आए, तो उन्होंने देखा मेरे मन में क्या भाव इसको कैसे पता, लेकिन उसने क्या कहा था, यू डोंट वरी यंग बॉय, वन डे यू विल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ दिस कंट्री। ये कहकर के वो थोड़े बहुत इधर उधर हुए और बाद में वो चले गए। कहां गए ये पता नहीं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसको लिखा कि ये कोई थॉट है जो मुझे बार बार ये कह रहा है कि मैं जो आगे बढ़ रहा हूं ये उस साधु को कैसे पता था। ये भारतीय ज्ञान परंपरा थी, रिसर्च पे आधारित थी। एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर के वो लोग देख के आते थे। हमारा एक फिजिकल वर्ल्ड है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर एक एस्ट्रल बॉडी भी है। वो एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल करके ज्ञान को देख करके आ सकती है। ये हमारी ज्ञान परंपरा थी, बेस्ड ऑन साइंटिफिक थ्योरी। वही ज्ञान उस साधु ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिया। मुझे एक डीआरडीओ के डायरेक्टर बता रहे थे जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को के साथ काम किया। जब वो राष्ट्रपति बने और एक व्यक्ति उनके पास एक कागज लेकर के आया कि बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री नाउ यू आर द सुप्रीम कमांडर ऑफ दिस कंट्री, तो उनके आंखों में आंसू थे कि देहरादून में साधु ने कैसे बताया था, आज ये सफल हो रहा है। ये क्या है जी, ये क्या है जी, इसमें कोई चिंतन तो करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई चिंतन तो करना ही पड़ेगा। ये हमारी ताकत थी, जिसको कभी कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल हब भी बनना है। हम स्पिरिचुअल हब बन सकते हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड। ये हमारे ज्ञान की कुछ बातें थी, मैंने कुछ बताने की कोशिश की। अब मैं 10-15 मिनट तो है ना, है या जल्दी खत्म करना, जैसे ही बताओ आप। सही 10। किरण बेदी जी कहाँ है? पांडिचेरी से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना। कहाँ है किरण बेदी जी? नमस्कार। 5 मिनट और ले लूं क्या? हाँ ठीक, 5 मिनट ही लूं। तो आप कहो तो उनको पहले बुला लो, है? चलो मैं करता हूं, समाप्त करता हूं। बस मैं लास्ट में जो मुझे इन्होंने कहा है उसको कह करके समाप्त करूंगा। ये क्या मैं गाने का नहीं है, मेरा भजन है। बाकी चीजें मैं, ये ज्ञान लेने की जो परंपरा थी, ये स्वामी विवेकानंद जी ने एक अपना उदाहरण खेतड़ी से प्रस्तुत किया, उसको कह करके समाप्त करूंगा। हाँ, डॉक्टर साहब वाला भी बताना है, रह जाऊंगा। पहले डॉक्टर साहब का बताता हूं, गाना नहीं भजन है। हाँ, तो सुनना है तो सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ, हम बांकुड़ा पुरुलिया, बांकुड़ा शायद आप वहां जाने वाले थे, हम पुरुलिया रेलवे स्टेशन। तो वहां मैं था और आप उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। क्यों डॉक्टर साहब, सही है ना? तो वहां ट्रेन थोड़ी 10-15 मिनट हम स्टेशन पे ही खड़े थे। हमने कहा भी क्या हुआ, ट्रेन क्यों नहीं चल रही है? तो रेलवे स्टेशन मास्टर को बुलाया। उन्होंने कहा साहब एक महिला है किसी डब्बे में, जनरल डब्बे में है, उसके साथ बच्चा होने वाला है, तो कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। रेलवे स्टेशन मास्टर और काफी परेशान हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमें छोड़ने आए थे, ये मानवीय गुण बता रहा हूं। डॉक्टर साहब 10-15 लोग थे, ये हमें छोड़ने आए थे। इन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी मैं गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर हूं, आप कहो तो मैं उनके डिलीवरी करा दूं। मैंने कहा आप डिलीवरी करा क्या? इनके पास कोई साधन विशेष नहीं था, साधन विशेष नहीं था। ये गए
उस डब्बे में और सेफ डिलीवरी करा के आगे, सेफ डिलीवरी करा के आगे उनका जच्चा बच्चा सब ठीक। और रेलवे स्टेशन मास्टर को कहा कि आप कोई चिंता नहीं करें, मैंने मेरे पास से कुछ सामान था, मैं जेब में ही रखता हूं छोटा मोटा, और मैंने एकदम सेफ डिलीवरी करा दी, कोई दिक्कत नहीं है। और रेलवे स्टेशन पे जब बच्चा जन्मा तो फिर हमने उसका बच्चे का नाम रखा दीनदयाल, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी भी रेलवे स्टेशन की पटरियों की आवाज सुनते हुए जन्मे थे, पटरियों की आवाज सुनते हुए गए थे, तो हमने उनका नाम रखा दीनदयाल। ये उस बच्चे को इन्होंने गोद लिया है साहब, और उसका पालन पोषण ये डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, उसकी ड्रेस सिलवा रहे हैं, उसको बच्चे को खिला रहे हैं, और कहीं तो दीनदयाल है। ये मानवीय पहलू है कि नहीं सुभाष सरकार जी का? ताली बजा के जोरदार स्वागत करना चाहिए। और मैं साक्षी हूं उस घटना का। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी गए हुए थे, उनको किसी ने समझाया हुआ था, उनके गुरुओं ने समझाया होगा कि हमें थोड़ा स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। उस समय तक ज्ञान था, बाद का ज्ञान बताता हूं। मात्र शक्ति, उन्होंने मात्र माना मैनाबाई को, उसके बाद का ज्ञान, अपनी मां से ज्ञान लिया वो अलग है, यहां मैनाबाई से वो ज्ञान ले रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि देखते हैं ज्ञान हमारे गुरु देंगे या कोई नहीं देगा तो हम दोस्तों से ले लेंगे, नहीं, ज्ञान अगर सही मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है तो लेना चाहिए। ये क्या विषय था? ये विषय था कि अजीत सिंह महाराजा खेतड़ी, वो उनको शिकागो जाने के लिए तैयारी करा रहे हैं। उसी बीच में जिसको बहुत से विद्वानों ने नर्तकी कह दिया, मैं उसका नाम लेता हूं, मैनाबाई, वो महारानी के साथ आई हुई थी, सेवा करती थी। उसने कहा मैं एक भजन सुनाना चाहती हूं, ये स्वामी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा ये भजन क्यों नहीं सुनते हैं, मैं कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं। 2-2.5 महीने रुके थे खेतड़ी स्वामी विवेकानंद, लेकिन वो रुक आते ही नहीं थे, जैसे वो आते वो चले जाते थे। उस दिन उनका आज तो मैं सुनाऊंगी भजन उनको। तो अजीत सिंह जी ने रिक्वेस्ट की स्वामी विवेकानंद से, स्वामी जी खाली भजन ही सुनाएगी? कि नहीं नहीं, ठीक नहीं है मेरे लिए। अब क्या होता है वो मैं कह रहा हूं, ज्ञान। तो जैसे ही स्वामी जी 1-2 सीढ़ियां चढ़ते हैं ऊपर, मैं उस जगह को देख के आया हूं जहां वो ध्यान कक्ष था, जहां वो ठहरते थे स्वामी विवेकानंद, और वो मैनाबाई खड़ी होती है, उसमें करीब 200-250 लोग हैं उस चौक में। प्रधानमंत्री जी भी उस जगह को देख के आए। वो भजन कहां गया था जिससे स्वामी विवेकानंद पूरा अहंकार उनका पिघल गया था, आंसुओं से उनकी बाल्टियां भर दी थी लोगों ने, इतना आंसू निकला था, वो कहां गया था? तो उस जगह को मैं भी देख के आया। तो प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां के साधु है, उन्होंने मुझे बताया क्या था। जैसे ही वो 1-2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं और मैनाबाई बोलती है, हर नर में नारायण देखने वाले हे नाथ। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जी। ओंकारनाथ सक्सेना ने एक किताब लिखी है राजस्थान के साथ, स्वामी विवेकानंद के संस्मरण, उस किताब के अंश है। हर नर में नारायण देखने वाले हे नाथ, क्या मैं नर नहीं हूं? या आपकी दृष्टि में नर और नारी में भेद है? और अगर आपके दृष्टि में नर और नारी में भेद नहीं है तो मेरे अंदर बैठा आपको नारायण दिखता क्यों नहीं है? स्वामी जी रुक जाते हैं, स्वामी जी रुक जाते हैं और वो मैनाबाई भजन गाती हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। इस सभा में ओंकारनाथ सक्सेना कहते हैं कि एक तो वो मैनाबाई रो रही थी और एक स्वामी विवेकानंद रो रहे थे, और कोई नहीं रो रहा था, सब राजघराने के लोग थे। लेकिन इस भजन ने इतना द्रवित किया स्वामी विवेकानंद को, और क्या कहा मैनाबाई ने? एक अंतराई सुनाऊंगा। एक लोहा पू, ये स्वर अब निकला है सोनल जी वाला। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी की परो, हो प्रभु जी एक घर बधी की परो, सो दुविधा पा रस नहीं जानत, सो दुविधा
नहीं जानत कंचन करत खरो, हो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। ऐसा सुंदर भजन। आज स्वर साधना का विषय थोड़ा कमजोर रहा होगा, मैं इसको और दोबारा गा करके आपको ठीक करना तो चाहूंगा। प्रभु प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, हो प्रभु मेरे, इसी राग में था वो भजन। अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, हो प्रभु मेरे। रोते रोते गा रही थी जी, इसलिए मेरे ये वेदना आ रही है। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो? एक लोहा पूजा में रखत, एक घर बद की परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत घरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। और उसके बाद कहते हैं स्वामी जी, रोते रोते उसके पास गए और कहा, तू मेरी मां है, मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई, तू मातृ शक्ति का रूप है। अरे मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई, मैं हर नर को नारायण देखता हूं और ह्यूमन बीइंग हो तुम, और मेरे दृष्टि में ये तेरे अंदर बैठा नारायण क्यों नहीं दिखा? मेरे से भूल हो गई, मां मुझे माफ करो। और उसके बाद दरिद्र नारायण की सेवा का प्रण मैनाबाई के कारण लिया, और अमेरिका में जाकर के सबसे पहले जब सिस्टर बोलते हैं तो भी मैनाबाई उनको याद आती है, माय सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। ऐसा ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।